ऐशमैन ने जंगलियों से हमारी खातिर मदारत के लिए कह दिया था। अभी पूरी तरह रात नहीं हुई थी कि जंगलियों ने हमारे सामने मुख्तलिफ खानों के ढेर लगा दिए। इनमें भुना हुआ गोश्त, सब्जियां और किसी सब्जी से तैयार की हुई रोटियां भी मौजूद थीं। ऐशमैन ने हमसे दरखास्त की कि हम बिला तकल्लुफ ये खाना खाएं। उसने कहा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप लोग अपने तौर पर पसंद न करते हों या ये आपकी सेहत के लिए मुज़िर हो। ये रोटियां एक मखसूस किस्म की सब्जी के पत्तों से बनाई गई हैं। इसके अलावा गोश्त भी हिरन का है। हिरनों की डारें यहाँ बकसरत मिल जाती हैं और उन्हें शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो लोग हमारे लिए खाना तैयार करते हैं, मैंने उन्हें खास तौर से हिदायत कर दी है कि हमें कैसे कैसे खानों की जरूरत होती है। ऐशमैन की इस वजाहत से हम मुतमईन हो गए और हमने शिकमसेर होकर खाना खाया। खाने पीने की हमारे पास भी बहुत सी चीजें मौजूद थीं, लेकिन उन्हें किसी बुरे वक्त के लिए महफूज कर लिया गया था। ये रोटियां इंतहाई लजीज थीं और इनमें शायद नमक भी शामिल किया गया था। प्रोफेसर जॉनथन ने उस डिश के बारे में पूछा जो सब्जियों से तैयार की गई थी, तो ऐशमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ से रवाना होते हुए वो ऐसी खुश्क सब्जी का काफी बड़ा जखीरा इनके साथ कर देगा ताकि हम आइंदा भी उससे लज्जत उठाएं। ऐशमैन का रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। शदीद जख्मी होने के बावजूद उसने अब तक किसी किस्म की नक्काहत वगैरह का मुजाहिरा नहीं किया था। अलबत्ता बिस्तर से उठने की कोशिश नहीं की थी। नीनी ग्राहम को भी अब करार आ गया था। चुनाचे जब रात काफी गुजर गई तो ऐशमैन ने हमसे आराम करने के लिए कहा और खुद भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नीनी ग्राहम ने भी एक गोशा संभाल लिया था। हम सब आराम करने के लिए लेट गए। घोड़े नीचे बांध दिए गए थे और ऐशमैन की हिदायत पर चंद अफ्रीकी नौजवान उनकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए थे। हम चारों करीब करीब ही लेटे हुए थे। फिर जब ऐशमैन के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे तो प्रोफेसर जॉनथन ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बर्ड ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, आप जिस अंदाज में सोच रहे हैं प्रोफेसर, मेरा जहन भी उसी में उलझा रहा है। क्या इससे स्टीफन ब्राकोडा के बारे में कुछ मालूमात हासिल की जा सकती हैं? या क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये शख्स भी स्टीफन ब्राकोडा का ही कोई साथी हो? मैंने कहा, क्या इसको चेक करने के लिए फौरी तौर पर कुछ किया जा सकता है प्रोफेसर? वो बोला, हाँ यकीनन। मेरा ख्याल है हम उस लड़की को और इस शख्स को बआसानी बेहोश कर सकते हैं। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, हम इन दोनों को बेहोश करके इस मकान की तलाशी लेंगे। एक एक चीज का जायजा लेकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस शख्स का ताल्लुक किसी तौर स्टीफन ब्राकोडा से तो नहीं है। प्रोफेसर जॉनथन ने अपनी जेब से एक छोटी सी चपटी शीशी निकाल कर दिखाई जो बज़ाहिर किसी खूबसूरत सेंट का सैंपल मालूम होती थी। उसके ऊपर साइफन लगा हुआ था। वो बोला, ये क्लोरोफॉर्म है, इंतहाई लतीफ और नफीस खुशबू वाला क्लोरोफॉर्म जो आन की आन में इंसान को चंद घंटों के लिए बेहोश कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि जागने के बाद उसे बेहोशी के असरात का जरा भी एहसास नहीं होता। मैंने कहा, तो फिर आप अपना ये काम कितनी देर में शुरू कर रहे हैं प्रोफेसर? वो बोला, अगर तुम्हारी इजाजत हो अली तो अभी फौरन। मैंने कहा, इजाजत है। प्रोफेसर जॉनथन अपनी जगह से रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो उस बिस्तर के करीब पहुंचकर उठ खड़ा हुआ जहां ऐशमैन सो रहा था। उसने साइफन की एक हल्की सी फुहार ऐशमैन की नाक पर मारी और ऐशमैन के जिस्म में थोड़ी सी कसमसाहट पैदा हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बेसुध हो गया। यही अमल नीनी के साथ दोहराया गया और वो भी बेसुध हो गई। उसके बाद मैं, बड और प्रोफेसर जॉनथन मकान की तलाशी लेने में मसरूफ हो गए। हमने सबसे पहले दरवाजों की वो झरियां कपड़ों से ढक दी जिनसे टॉर्च की रोशनी बाहर जा सकती थी। वैसे भी तख्तों से जुड़े हुए मकान में किसी भी जगह से रोशनी बाहर निकल सकती थी। चुनाचे हमने इसका खास तौर से ख्याल रखा और टॉर्च के शीशों पर ऐसे कपड़े डाल दिए जिनकी वजह से रोशनी महदूद रहे। उसके बाद लकड़ी के उस मकान में जो जगह भी मुमकिन हो सकती थी उसकी तलाशी ले डाली। बहुत सी किताबें, कागजात, रजिस्टर, उन पर बने हुए नक्शे और हिंसे हमें नजर आए, लेकिन उनमें से एक भी चीज इस बात की निशानदही नहीं करती थी कि ऐशमैन का ताल्लुक किसी तौर स्टीफन ब्राकोडा से हो सकता है या वो किसी भी नौयत की तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस है। रजिस्टरों के इंदराजात से प्रोफेसर जॉनथन ने जो नतीजा अखज़ किया वो यही था कि ऐशमैन यहाँ किसी खास चीज पर रिसर्च कर रहा है और उसके आदाद शुमार नोट करता जाता है, लेकिन वो खास चीज क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं हो सका था। जॉनथन देर तक उन कागजात का जायजा लेता रहा। छत वगैरह और तमाम दीवारें तक टटोल ली गई थी, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई जो मुश्तबा होती। बिलाखिर हमने अपना ये ख्याल तर्क कर दिया कि ऐशमैन का ताल्लुक किसी तौर स्टीफन ब्राकोडा से है। बर्ड ने अलबत्ता ये ख्याल जाहिर किया कि मुमकिन है ऐशमैन ने इस मकान में कोई ऐसी चीज न रखी हो और इसके लिए अपने साथियों को मखसूस किया हुआ हो।
लेकिन अब ये किसी तौर मुमकिन नहीं था कि हम उसके बकिया साथियों के मकानात की तलाशी भी ले सकें। प्रोफेसर जोनाथन ने कहा, अब ये जरूरी भी नहीं है कि इस शख्स का ताल्लुक स्टीफन ब्राकोडा से जरूर हो, ताहम अगर तुम मोहतात गुफ्तगू करते हुए इससे उसके बारे में मालूमात हासिल करो तो शायद कोई सुराग मिल सके। बज़ाहिर कोई ऐसी चीज यहाँ मौजूद नहीं है जिससे उसकी शख्सियत मशकूक हो जाए। मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर, बाहर तौर हम उसको मेहमान नवाजी का मौका जरूर देंगे। प्रोफेसर ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। उसके बाद हम तमाम सामान जूं का तूं रख कर अपनी जगह गए। कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा गया था जिससे ऐशमैन को इस बात का कोई शक हो जाए कि हमने उसके मकान की तलाशी ली है। लेटने के बाद भी हम देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। मैंने प्रोफेसर जोनाथन से कहा, प्रोफेसर, आपने अपना ट्रांसमीटर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। वो बोला, ओह डियर अली, ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अपना ट्रांसमीटर इस्तेमाल नहीं किया? मैंने कहा, इसलिए कि मैंने आपको ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो बोला, देखना जरूरी नहीं है, ट्रांसमीटर का अमल जब शुरू होगा तो मुझे उसके बारे में खुद ब खुद इत्तला मिल जाएगी। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब ये कि जब से हमने सफर का आगाज किया है इन अतराफ में कहीं भी कोई पैगाम किसी को नहीं दिया गया। ये मशीन उस पैगाम से मुझे खुद ब खुद आगाह कर देगी। तुम इत्मीनान रखो मिस्टर अली, जो जिम्मेदारियां तुमने मेरे सुपुर्द की हैं उनमें मुझसे कहीं कोई कोताही नहीं होगी। मैंने कहा, शुक्रिया प्रोफेसर, बस ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आ गया था। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, इत्मीनान रखो, और हम लोग गहरी नींद सो गए। सुबह को खूब देर में आंख खुली थी। बाहर से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं जो मकामी बाशिंदों की थीं। वो लोग अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो गए। मैंने अतराफ में देखा तो सिर्फ प्रोफेसर जाग रहा था। बड और मैकनो गहरी नींद सो रहे थे। दूसरी तरफ नीनी ग्राहम का कहीं पता नहीं था। अलबत्ता ऐशमैन एक तकिए के सहारे कोहनियां टिकाए बैठा हुआ था। मुझे जागते देखकर वो मुस्कुराया और फिर भारी लहजे में बोला, सुबह खैर। मैंने कहा, सुबह खैर मिस्टर ऐशमैन, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? बोला, बहुत ठीक हूँ। इससे कबल मैंने अपने इन साथियों को दूसरों का इलाज करते हुए देखा था, लेकिन इनका तरीका इलाज इस कदर मौसर है इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा है। मेरे जख्म से हैरत अंगेज तौर पर तकलीफ गायब हो गई है। अलबत्ता नक्काहत मौजूद है और मेरा ख्याल है इन्होंने मेरे जिस्म में खून की कमी पूरी करने के लिए भी कोई दवा तैयार की है। सुबह ही सुबह एक इंतहाई बदजायका सयाल का एक प्याला मुझे पिलाया गया है, लेकिन उसे पीने के बाद मुझ में इतनी कुव्वत पैदा हो गई है कि देख लो, उठ कर बैठ गया हूँ। हमारी आवाज से दूसरे लोग भी बेदार हो गए। प्रोफेसर जोनाथन ने ऐशमैन को सलाम किया और उठ कर बैठ गया। ऐशमैन ने कहा, नामालूम लोगों, तुम्हें शायद इस बात पर ताज्जुब हो कि मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं पूछी, यहाँ तक कि हमारे दरमियान तारुफ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो कैफियत थी उसका तुम्हें अंदाजा है। बेहतर है कि अब हम एक दूसरे से पूरी तरह रोशनास हो जाएं। मैं बार बार तुम लोगों के एहसान का तस्करा नहीं करना चाहता, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने का कभी कोई सिला भी तो नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हारी हर खिदमत करके फख्र महसूस करूंगा। प्रोफेसर जोनाथन ने कहा, शुक्रिया ऐशमैन, हम तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करते हैं। ऐशमैन ने प्रोफेसर जोनाथन से उसके बारे में पूछा तो प्रोफेसर ने मुख्तसरन अपना नाम बता दिया। मैंने अलबत्ता अपना नाम तब्दील कर दिया था। फिर हमने अपने दोनों साथियों का तारुफ भी उनके असल नामों से करा दिया जो अभी सो रहे थे। ऐशमैन ने हमसे हमारी आवारा गर्दी की वजह पूछी तो प्रोफेसर जोनाथन मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मिस्टर ऐशमैन जो किसी बड़े लालच के बगैर अपनी जिंदगी खतरे में डाल लेते हैं। तुमने हमें बताया है कि तुम कुछ खास चीजों पर रिसर्च के लिए यहाँ मुकीम हो, तो तुम हमसे मुनफरिद और आला हैसियत के मालिक हो। हम तो उसी दीवानगी का शिकार होकर घूमते फिर रहे हैं जिसका शिकार होकर बेशुमार लोग सहराए आजम में भटकते फिरते हैं। ऐशमैन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोला, दौलत, हीरे, सोने के अंबार? प्रोफेसर ने कहा, हाँ, 100%। ऐशमैन बोला, खजाने का कोई नक्शा या कोई खास समत? प्रोफेसर बोला, नहीं, कोई नक्शा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन सहराए आजम में तलाश करने वाले बहुत कुछ पा लेते हैं। ऐशमैन बोला, तुम्हारे साथ एक अफ्रीकी भी है? प्रोफेसर ने कहा, हाँ, ये कभी यहीं रहता था लेकिन अब मुहज्जब दुनिया में रहता है। ऐशमैन ने कहा, कोई सुराग मिला? प्रोफेसर बोला, नहीं मिस्टर ऐशमैन, अभी तक तकदीर ने हमारा साथ नहीं दिया, बस भटकते फिर रहे हैं। ऐशमैन बोला, तुम्हारे घोड़े बहुत शानदार हैं। मैंने कहा, हाँ, हमने ये एक अफ्रीकी ताजिर से खरीदे हैं। वो बोला, गुड, मेरी दुआ है कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। मैंने कहा, कैप्सी के बारे में हमें बताइए मिस्टर ऐशमैन। वो बोला, अफ्रीका के काफी अंदरूनी इलाके में ये आबादी वाक़ है। सीधे साधे मासूम लोगों की बस्ती है। यहाँ कोई ऐसी काबिल जिक्र चीज नहीं है जिसके बायस ये बैरूनी दुनिया के लिए पुरकशिश हो। C4 भी एक ऐसी ही बस्ती है, वो भी इन जैसे ही लोगों की है, लेकिन वहां से मुहज्जब दुनिया के लिए रास्ते खुले हुए हैं और उन रास्तों से छोटे छोटे काफिले C4 तक पहुंच जाते हैं। मेरी भतीजी भी उसी रास्ते से आई है।
کیونکہ دوسرے راستے زیادہ دشوار تھے۔ C4 سے یہاں تک آنے کا راستہ البتہ کافی خطرناک ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اسے لینے کے لیے C4 جانا پڑا۔ میں نے پوچھا اس وقت وہ کہاں گئی ہیں؟ ایشمین بولا میں نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اتنی دہشت زدہ تھی وہ کہ مجھ سے فوراً ہی واپسی کا تقاضا کر رہی تھی۔ بہرحال رفتہ رفتہ میں اسے سنبھال لوں گا، اسے زیادہ عرصہ تو یہاں نہیں رکھ سکتا، لیکن جب تک میں خود ٹھیک نہ ہو جاؤں اس کی لندن واپسی کا بندوبست کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوگا۔ اسی دوران بڈ اور میکنو بھی اٹھ گئے تھے۔ ایشمین نے کہا اب تم لوگ یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور سیدھے چلے جاؤ۔ تقریباً 50 گز گزر جانے کے بعد ایک چشمہ نظر آئے گا، اگر چاہو تو غسل کر لینا، پانی بہت ٹھنڈا محسوس ہو تو پھر منہ ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا کرنا، واپس آؤ گے تو ناشتہ تیار ملے گا۔ میں نے ایشمین کا شکریہ ادا کیا اور ہم اس کی ہدایت کے مطابق لکڑی کے مکان سے نیچے آ گئے۔ کیپ سی کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہر طرف کمبل پوشوں کا ہجوم تھا، چہروں پر سرخ اور سفید رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، گلے میں منکوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھیں، غرض اپنے مخصوص انداز میں افریقی زندگی نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ ایشمین کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھتے رہے اور اس چشمے پر پہنچ گئے جس کا تذکرہ اس نے کیا تھا۔ چشمے کا پانی نہایت شفاف تھا لیکن اتنا ہی ٹھنڈا بھی تھا اور اس میں نہانے کا مطلب تھا نمونیا۔ چنانچہ کسی نے اس کی جرت نہ کی، البتہ ہاتھ پاؤں اور چہرہ گردن تک اچھی طرح ہاتھوں میں پانی لے کر دھو لیا اور تازہ دم ہو کر واپس جھونپڑے میں پہنچ گئے۔ ایک دسترخوان سا بچھا دیا گیا تھا جس پر بیل کا بھنا ہوا گوشت اور مخصوص سبزی کی روٹیاں چنی ہوئی تھیں، ساتھ میں گرم دودھ کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے اور لکڑی کے پیالے جن میں گھونٹ گھونٹ دودھ کو پیتے ہوئے بھی لطف آتا تھا۔ ایشمین خاصا خلیق انسان تھا، ہم نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا۔ نینی گراہم بھی اب کسی حد تک مطمئن نظر آ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا انکل یہاں تک آنے کے لیے راستے بہت خراب ہیں جبکہ آپ کا یہ علاقہ بہت اچھا ہے، کیا یہاں جنگلی درندے غول کی شکل میں حملہ آور تو نہیں ہو جاتے؟ ایشمین نے مسکراتے ہوئے کہا مطلب بتاؤ ڈیئر۔ وہ بولی مطلب یہ کہ میں اب بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ ایشمین زور سے ہنس پڑا۔ ایشمین بولا یہ صرف ایک دن کی بات ہے، ممکن ہے چند روز یہاں رہنے کے بعد تم کبھی یہاں سے جانے کا نام نہ لو۔ ان لوگوں کے درمیان زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ نینی گراہم یہ سن کر خاموش رہی۔ دوسری رات بھی ہم لوگ دیر تک جاگتے رہے۔ اس دوران ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ ایشمین کس قسم کا آدمی ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔ ہم نے دن کی روشنی میں اس کے ان ساتھیوں کے جھونپڑے بھی دیکھے تھے جو ایشمین کی طرح مہذب دنیا کے لوگ تھے۔ ان جھونپڑوں میں عام جھونپڑوں کی نسبت خاصی تبدیلیاں تھیں۔ وہ پانچوں افراد اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ افسردہ تھے۔ ایشمین پر اس کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بہرطور ہم نے اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسی رات ہم نے ایشمین سے کہا کہ کل صبح ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایشمین نے کہا ایسی کیا جلدی ہے؟ کیا تم لوگوں کو یہ جگہ ناپسند ہے؟ تم لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے مجھے بہت مسرت ہوئی ہے اور پھر اپنے محسنوں کی میں ابھی تک کوئی خدمت بھی نہیں کر سکا۔ خود تو بستر پر پڑا ہوا ہوں، ذرا حالات بہتر ہو جائیں اور میں صحت مند ہو جاؤں تو پھر تمہیں یہاں کے نواح کی سیر کراؤں گا۔ میں نے کہا نہیں مسٹر ایشمین، اگر زندہ رہے تو واپسی میں آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ وہ بولا فی الحال تم لوگوں کا کوئی خاص سمت اختیار کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، جدھر منہ اٹھا چلے جائیں گے۔ دراصل ہم سے بہت پہلے ایک شخص یہاں آیا تھا اور اس نے ہی ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں اس کی طرف سے ہمیں کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ اس نے راستے کا جو نقشہ ہمیں دیا تھا ہم اسی کے تحت مصروف سفر تھے، مگر وہ ہمیں نہیں مل سکا۔ ایشمین نے کہا ممکن ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا کس سلسلے میں؟ اس شخص کے بارے میں یا نقشے کے بارے میں؟ وہ بولا دونوں کے بارے میں۔ میں نے کہا اس کا نام سٹیفن براکوڈا ہے۔ میں نے بغور ایشمین کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ بولا اور نقشہ؟ میں نے کہا بس اس نے انہی اطراف کا نقشہ بتا کر ہمیں دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں رہا، ہم صرف یادداشت کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایشمین نے کہا یہ راستے بہت خطرناک ہیں، صحرائے اعظم میں جگہ جگہ موت رقصاں نظر آتی ہے، چنانچہ میری رائے ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ محتاط رہنا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ ایشمین ہم سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہا۔ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایشمین بذات خود غلط آدمی نہیں ہے اور سٹیفن براکوڈا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری صبح ہم نے پروگرام کے مطابق تیاریاں شروع کر دیں، پھر ایشمین اور نینی گراہم سے رخصت ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ ہم نے ایک سمت کا تعین کر لیا تھا اور سست رفتاری سے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اس دوران ہمارے گھوڑوں کی بھی اچھی طرح دیکھ بھال کی گئی تھی۔ ہم جوں آگے بڑھتے گئے ہم نے محسوس کیا کہ علاقہ خشک اور بنجر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر راستے میں پتھریلی چٹانیں بھی ملنے لگی۔ ہمارا سفر جاری رہا۔
अभी तक हम किसी भी किस्म का कोई सुराग पाने में नाकाम रहे थे और सिर्फ उम्मीद के सहारे अपना सफर जारी रखे हुए थे। इस बार तो हमने रास्तों का तायुन भी नहीं किया था। हम जिस पथरीले इलाके में सफर कर रहे थे वहां दूर दूर तक सब्जे या किसी दरख्त का नामो निशान तक नहीं था। चुनांचे यही फैसला किया गया कि किसी भी जगह रुके बगैर सफर जारी रखा जाए और उस इलाके से गुजर कर ही कहीं क़याम किया जाए। जॉनथन का ख्याल था कि बहुत दूर जो एक लकीर सी नजर आ रही है वो दरख्तों का कोई सिलसिला है और क़याम के लिए वही इलाका मुनासिब रहेगा। बर्ड ने कहा, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कम से कम घोड़े तो हमारा साथ छोड़ ही देंगे। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, नहीं, ये जगह गैर महफूज है, खुली जगह है, इसलिए मैं यहाँ क़याम मुनासिब नहीं समझता। बर्ड ने कोई एतराज न किया। हम उस लकीर की जानिब सफर करने लगे। मैकनो हस्बे मामूल खामोश था। प्रोफेसर जॉनथन उसके साथ साथ चल रहे थे। उस इलाके में वैसे भी घोड़ों की रफ्तार सुस्त थी और हम भी उन्हें ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहते थे। वैसे चूंकि पिछले दिनों उन्हें आराम मिला था, इसलिए उस सफर से वो ज्यादा थके हुए नहीं महसूस होते थे। टीलों के दरमियान सफर जारी रहा, लेकिन वो सुरमई लकीर सराब साबित हो रही थी, क्योंकि जितना फासला हम तय कर चुके थे उसके बाद उसे करीब नजर आना चाहिए था, लेकिन उसका फासला बदस्तूर उतना ही था। अलबत्ता अब टीले खत्म हो गए थे और जमीन किसी हद तक पहले से बेहतर नजर आने लगी थी, जहां घोड़ों की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई। हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हुए मुस्तकिल आगे बढ़ते रहे, जहां तक कि वो लकीर हमारी नजरों में नुमाया हो गई। हमें झूलते हुए दरख्त नजर आ रहे थे, लेकिन जंगल ज्यादा घना नहीं था। दरमियान में जगह जगह टीले उभरे हुए थे। सफर तकरीबन 4 बजे तक जारी रहा और हम उस इलाके तक पहुंच गए। सहराए आजम की तमाम रिवायतें यहाँ जिंदा थीं। जंगली भैंसे और दूसरे जानवर नजर आ रहे थे और बाहर तौर उनसे खतरा महसूस किया जा सकता था। हम अगर चाहते तो दरख्तों पर भी पनाह ले सकते थे, लेकिन इस तरह हमारे घोड़े गैर महफूज हो जाते। इसके लिए मैकनो ही ने एक तजवीज़ पेश कर दी। बोला, चीफ, हम अगर दरख्तों पर क़याम करें तो कोई हर्ज नहीं है। जानवरों की जितनी तादाद यहाँ नजर आ रही है उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ जंगली दरिंदे बहुत ज़्यादा होंगे। रात को कोई भी सो नहीं सकेगा। मेरे ख्याल में हम झाड़ झनकार जमा करके आग का एक हिसार बना देंगे और दरख्तों पर ही रात गुजारें। मैकनो की इस तजवीज़ पर हम सब ने गौर किया और फिर उस पर इत्तेफाक कर लिया। चुनाचे बर्ड और मैकनो ऐसी खुश्क टहनियाँ इकट्ठी करने लगे जिनमें आग लगाई जा सके। वैसे भी रातें काफ़ी सर्द हो जाती थीं, इसलिए आग की तपिश हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। आग रोशन कर दी गई। सूरज बहुत दूर दरख्तों की चोटियों के पीछे गायब होता जा रहा था और परिंदों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। शेर के दहाड़ने की आवाज़ें भी बारहा सुनाई दे चुकी थीं। जंगली भैंसों के गोल ज़मीन को हिलाते हुए गुजर जाते। कहीं दूर से हाथी की चिंगाड़ भी सुनाई दी थी। टहनियों में आग लगा दी गई। बहुत सारी टहनियां हिसार के गिर्द जमा कर ली गईं। मैं घोड़ों के लिए घास की तलाश में काफी दूर निकल गया था और महतात अंदाज में चौकन्ना रहकर बहुत सी घास और ऐसे पौधे जमा कर लाया था जिनसे घोड़ों का पेट भर सकता। वफादार जानवर पेट की आग बुझाने में मसरूफ हो गए। हमने उनकी खासी देखभाल की क्योंकि यही हमारे सफर के साथी थे। उसके बाद उन दरख्तों की छानबीन भी कर ली गई क्योंकि दरख्तों पर सांप भी हो सकते थे। ऊपर हमारी मुलाकात कुछ बंदरों से जरूर हुई जो हमारी आमद पर नाखुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन डराने धमकाने पर मान गए और उन्होंने अपनी रिहाइश गाह हमारे लिए खाली कर दी। घनी शाखों के दरमियान ऐसी जगह मौजूद थी जहां लेटा जा सकता था। पहरे का वक्त तय हो गया। प्रोफेसर जॉनथन ने जिद करके इब्तिदाई पहरा अपने जिम्मे ले लिया था। बातों का जखीरा खत्म हो चुका था। कोई मौजू नहीं था जिस पर बातचीत की जाती। चुनाचे सभी ऊँघने लगे। प्रोफेसर जॉनथन राइफल संभाल कर दरख्त पर बैठ गया। उनकी निगाहें दहकती आग की दूसरी तरफ निगरानी कर रही थी। दूरबीन उन्होंने गले में डाल रखी थी। प्रोग्राम के मुताबिक रात के 1 बजे तक प्रोफेसर जॉनथन की ड्यूटी थी, 1 से 3 तक मेरी और फिर बर्ड और मैकनो की। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। दफतन फजा में एक हल्की सी आवाज उभरी। ये आवाज सीटी की थी। मैंने उस आवाज को अच्छी तरह सुन लिया था। जूं ही मैंने प्रोफेसर जॉनथन की तरफ देखा, मुझे एहसास हुआ कि जॉनथन चौंक पड़ा है। उसने राइफल रखी और जेब से जल्दी से वो आला निकाल लिया जिसे उसने हर फ्रीक्वेंसी का रिसीवर कहा था। मैं भी चौंक कर उठ बैठा। हमारे सफर में पहली बार इस आले का काम शुरू हुआ था। प्रोफेसर ने जेब से एक छोटी सी जेबी टॉर्च निकाली और उसे किसी ऐसी जगह फिक्स करने के लिए निगाहें दौड़ाने लगा जहां उसकी रोशनी आले पर रहे। मेरे अंदर उन्होंने तहरीक पाई तो जल्दी से बोले, प्लीज जरा जल्दी से मेरे किट बैग में से कागज और बॉल पॉइंट निकाल लो, मैं इस मशीन को ऑपरेट करता हूं। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।